हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैडम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECC 105। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, और ये हमारा होगा यूनिट नंबर 7 का आखिरी टॉपिक और आखिरी वीडियो। तो यूनिट नंबर 7 है क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय कॉम्पिटिटिव फर्म, कि कॉम्पिटिटिव फर्म एक प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करती है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई कर्व्स को। और जो भी बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसका लिंक मैं डाल चुका हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है, सप्लाई कर्व क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम समझेंगे शॉर्ट रन सप्लाई कर्व को, और फिर उसको देखेंगे फर्म की केस में और इंडस्ट्री के केस में, और फिर डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन सप्लाई कर्व को। तो ये हमारा कंप्लीट रहेगा कंसेप्ट। तो पहले देखिए सप्लाई कर्व क्या होता है। तो उसके लिए आपको चीज समझनी पड़ेगी सप्लाई क्या होती है। सप्लाई कौन करती है, कौन करता है सप्लाई? प्रोड्यूसर करता है सप्लाई, है ना। कंज्यूमर का काम क्या होता है? डिमांड करना, और प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? सप्लाई करना। और मार्केट में यही दो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्सेस होती हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं। अब इस चीज को समझते हैं कि सप्लाई कर्व से पहले अब सप्लाई और प्राइस का रिलेशन कैसा होता है, उसके लिए आपको लॉ ऑफ सप्लाई समझना पड़ेगा। अगर मैं एक सिंपल सी बात पूछूं आप लोगों से कि अगर कोई प्रोड्यूसर है उसको प्राइस जब ज़्यादा मिलेगा तब वो अपनी क्वांटिटी को सेल करना चाहेगा, या फिर जब प्राइस कम मिलेगा तब वो क्वांटिटी को सेल करना चाहेगा? तो आप बोलोगे भैया कैसी बात कर रहे हो, जब प्राइस ज़्यादा मिलेगा तभी तो प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सब के सब प्रोड्यूसर उनका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और वो कब होगा? जब उन्हें हायर प्राइस पे कोई गुड्स को, उनकी सर्विस को खरीदे। यानी कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमम जब होगा जब प्राइस क्या रहेंगे मार्केट में हाई रहेंगे। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है। इसका मतलब ये है कि प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब प्राइस बढ़ता है तो एक प्रोड्यूसर ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है, यानी कि सप्लाई बढ़ जाती है। और जब प्राइस कम होता है तो एक प्रोड्यूसर कम क्वांटिटी बेचना चाहता है तो सप्लाई कम हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी। ये रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस के बीच में और क्वांटिटी के बीच में। हायर द प्राइस हायर इज इंसेंटिव। तो जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? इंसेंटिव होगा टू सप्लाई गुड्स, कि गुड्स को सप्लाई करते हैं, यानी कि उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उतना ज्यादा रिटर्न जनरेट होंगे एंड सर्विसेज, रिफ्लेक्टिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। और ये दिखाता है कि प्राइसेस और क्वांटिटी सप्लाइड में एक पॉजिटिव रिलेशन हमें देखने को मिलता है। Thus the supply curve and upward sloping curve। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। यानी कि सप्लाई कर्व ऐसा होता है, अगर आप देखो तो ये होता है सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। ये उल्टा था, अरे सॉरी ये डिमांड फंक्शन आया था, मैंने डिमांड का था वो कर्व, ये था सप्लाई कर्व, ये ठीक है, ये है सप्लाई कर्व, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे क्वांटिटी बढ़ जाएगी, डिमांड फंक्शन होता है ये ऐसे। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं शॉर्ट रन सप्लाई कर्व की। और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है। पिछली हर एक वीडियो में इस चैप्टर के और प्रोडक्शन फंक्शन में भी हमने इस चीज को डीप में समझाया है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या फर्क होता है। शॉर्ट रन में एक प्रोड्यूसर सिर्फ एक मतलब कैपिटल को क्या रखता है? हमारा फिक्स रखता है, और लेबर को चेंज करके आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करता है। यानी कि वहां पे फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर होते हैं शॉर्ट रन के अंदर, लेकिन लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच में, जिसके अकॉर्डिंग हम इसका सप्लाई कर्व भी अलग अलग बनाते हैं। तो फर्म हैज टू डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस बी इक्वेटिंग एमसी विद प्राइसेस। तो एक फर्म जो है वो सोचते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए कि जो हमारा प्राइस है वो एमसी को इक्वेट कर दे, क्योंकि अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं इक्विलिब्रियम को शॉर्ट रन में भी लॉन्ग रन में भी। और वो कब होता था? जब एमआर और एमसी क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। देन एमसी इटसेल्फ वुड बिकम सप्लाई कर्व। तो एमसी अपने आप क्या बन गया? सप्लाई कर्व बन गया। फर्म वुड नॉट प्रोड्यूस बियॉन्ड अ पॉइंट वेयर प्राइसेस फॉल द शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसे यहाँ पे लिखा है कि फर्म जो है वो उस टाइम पे प्रोडक्शन बंद कर देगी जब जो प्राइसेस हैं वो इतने गिर जाएंगे कि वो कम हो गए शॉर्ट रन एबीसी से, यानी कि वो एवरेज वेरिएबल
कोस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही हैं। यानी कि जो प्राइजेज हैं, जो भी गुड्स वहाँ पे बनाई जा रही हैं, जो भी सर्विस वहाँ बनाई जा रही है, 1 मिनट वेट करना, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है, 1 मिनट। चलो समझते हैं आगे। हाँ, तो अगर जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, एक प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अगर वो कोस्ट एवरेज वेरिएबल कोस्ट भी नहीं निकाल पा रही, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे गुड्स को लाने का फायदा नहीं है। इसका मतलब मशीनरी पे देखो, शॉर्ट रन का टाइम पीरियड है, तो फिक्स कोस्ट को तुम अलग ही मान के बैठे हैं कि मशीनरी पे अलग खर्चा हो रखा है, बिल्डिंग पे अलग खर्चा हो रखा है, लेकिन जो रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा हो रहा है, फ्यूल्स के ऊपर खर्चा हो रहा है, अगर वो जो प्रोडक्शन है, फिर जो वो यूनिट है, अगर वो उन कोस्ट को भी नहीं निकाल पा रही, तो ऐसे केस में प्रोडक्शन को बंद कर देना चाहिए। मतलब मान लो किसी कंपनी ने मार्कर बनाया होगा, तो उसने मशीनरी लगाई होगी इस मार्कर को बनाने की, उस मशीनरी को रखने के लिए एक जमीन चाहिए, जगह चाहिए, लैंड चाहिए, वो खरीदी होंगी, उसका रेंट जाता होगा, या फिर वो अगर खुद की रेंट है तो भी उसमें कॉस्ट तो आ ही सकती थी, तो वो एक तरह से क्या मानी जाएगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर फिर प्लास्टिक का खर्चा लगेगा, इंक वगैरह डलेंगी, उसका खर्चा लगेगा, ठीक है। तो जब वो खर्चा जो है, अगर मान लो कि जिस प्रोड्यूसर ने बनाया है और ये जो आउटपुट है वो इतने बिक रहा है कि जिससे इसका इंक का खर्चा भी नहीं निकल रहा, जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल उसका खर्चा भी नहीं निकल रहा, तो ऐसे केस में तो प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को जब बंद करता है, जब एक शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कोस्ट से भी जो है ना, प्राइजेस जो है गुड्स के नीचे आ जाते हैं। और बात ये आती है कि भैया प्राइसेस नीचे क्यों आते हैं। आप सबको पता है कि फ्री एंटर एग्जिट की वजह से जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट था वो नए फॉर्म्स के अंदर एंटर करते ही, जब नई फॉर्म्स अंदर एंटर करेंगे सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस नीचे, सॉरी सप्लाई बढ़ जाएगी, जब नई फॉर्म्स अंदर एंटर करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस नीचे आएगा। अब प्राइस नीचे आएगा तो प्राइस इस तरीके से फॉल करता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं। सो पोर्शन ऑफ एमसी कर्व, तो जो पोर्शन है ना एमसी कर्व का, विच लाइज अबव मिनिमम एबीसी, जो मिनिमम एबीसी से ऊपर है, अबव शट डाउन पॉइंट, इन शॉर्ट रन वुड बिकम सप्लाई कर्व ऑफ द, तो ये क्या बन जाएगा, सप्लाई कर्व बन जाएगा। तो वही देखो उसने क्या बोला, शो द पोर्शन ऑफ एमसी कर्व विच लाइज अबव द मिनिमम एबीसी। अब एबीसी देखो, एबीसी कौन सा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये एबीसी है जो मिनिमम एबीसी से, मिनिमम एबीसी से क्या है, ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो मिनिमम एबीसी अबव शट डाउन पॉइंट इन शॉर्ट रन के अंदर वो क्या बन जाएगा, सप्लाई कर्व हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, और जो एवरेज कॉस्ट से ऊपर है वो हमारा क्या बन जाएगा, सप्लाई कर्व यहाँ पे बन जाएगा। अब एक चीज और समझना है यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ ग्राफ के बारे में। आपको यहाँ पे 3 चीज दिख रही होगी, ये एसएमसी मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन, एसएसी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो बात ये आती है कि भैया ये जो एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उससे करीब क्यों जाता जा रहा है। यहाँ पे तो इसका डिफरेंस काफी ज्यादा और यहाँ पे डिफरेंस कम हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो हमेशा ऑलमोस्ट सेम रेट से बढ़ता है, बट एवरेज कॉस्ट ऐसा नहीं होता, क्योंकि एवरेज कॉस्ट पे ना जो ये गैप है ना वो कम, पता है क्यों हो रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का और इस एवरेज कॉस्ट का, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है ना वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्वांटिटी की वजह से कम होती चली जाएगी। यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना आउटपुट के हिसाब से हमेशा कम होता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि इसी मार्कर की प्रोडक्शन करने वाली कंपनी ने कोई जमीन ले रखी हो, कितने पे, मान लेते हैं 1 लाख रुपए रेंट जाता है उसका, 1 लाख रुपए में जमीन ले रखी हो और स्टार्टिंग में उसे 10 आउटपुट बनाते थे, तो कितना ज़्यादा खर्चा जाएगा, 10,000 रुपये पर आउटपुट। लेकिन वही अगर 10 लाख मार्कर बनाए तो खर्चा बहुत कम आ जाएगा रेंट का, है ना। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे कि जो एवरेज कॉस्ट है ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट वो हमेशा आउटपुट के प्रोडक्शन की वजह से कम होता रहता है, इसलिए बात में इतने करीब हो चुके हैं ये। अब यहाँ पे एक चीज और, सप्लाई का आपको बता दिया, एज्यूमिंग ऑल फर्म्स इन एन इंडस्ट्री आर होमोजेनियस, और यहाँ पे हम ये भी एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे जो सारी इंडस्ट्री है वो क्या है, जितनी फर्म्स है इंडस्ट्री के अंदर सब होमोजेनियस हैं एंड हैव आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशंस, और सबके पास आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशन है, यानी कि सबकी कॉस्ट भी एक जैसी ही आती है। इंडस्ट्री सप्लाई कर्व इन द शॉर्ट रन कैन बी डिराइव्ड बाय हॉरिजॉन्टली समिंग अप शॉर्ट रन। अब एक चीज और लिखी है मैंने, क्योंकि देखो होमोजेनियस कंडीशन है और सबकी कॉस्ट भी मान लेते हैं एक जैसी ही है, किसी का कॉस्ट ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है और कोई बहुत पुरानी या फिर आउटडेट टेक्नोलॉजी यूज करिए तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, ऐसा नहीं है। कॉस्ट ऑलमोस्ट क्या है, सबकी सेम ही है, हम ये मान के चल रहे हैं, जिसकी वजह से तो जो लॉन्ग रन बनेगा ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कहाँ लिखा था, तो
कंडीशन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व इन द शॉर्ट रन कैन डिराइव्ड बाय हॉरिजॉन्टली समिंग अप शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग फर्म्स। यानी कि अगर मुझे इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व निकालना है, इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व निकालना है, तो मैं जितनी भी शॉर्ट रन है ना, शॉर्ट रन फर्म्स हैं, उन सबका सम कर दूंगा तो लॉन्ग रन का सप्लाई करवा जाएगा। वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा, तो भाई जितनी भी शॉर्ट रन कंपनीज हैं या फिर शॉर्ट रन फर्म्स हैं, उसका उन सबका सम कर दो। जैसे होता नहीं है, जैसे कि अब एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई, एक होती है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या है कि एक प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है, और जब हम बात करते हैं मार्केट सप्लाई की तो हम सारी सप्लाईज को ऐड कर देते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे है, जो कंडीशंस आइडेंटिकल है, होमोजेनियस है, आइडेंटिकल कॉस्ट है, जिस चीज़ की वजह से हम सारी की सारी जो भी शॉर्ट रन फर्म्स हैं उन सबका सप्लाई कर्व ऐड कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व बन जाएगा। तो देखो ये फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट, ये यूं जा रहा है, ये एवरेज कॉस्ट हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। अब ये प्राइस 1 तो ये इतनी क्वांटिटी सेल कर रहा है 15, प्राइस 2 20 क्वांटिटी सेल कर रहा है। लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से, क्योंकि जब प्राइस ज़्यादा मिलेगा तो एक सप्लायर मोटिवेट होता है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट उसे मोटिवेट करता है कि मैं ज़्यादा गुड्स और ज़्यादा सर्विसेज बना के सेल करता हूँ। उस चीज़ की वजह से आप आउटपुट का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये हमारे पास आ गया इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व, ठीक है। ये प्राइस 1 पे, ये प्राइस 2 पे, कि इंडस्ट्री में इतनी क्वांटिटी सेल होंगी और एक फर्म इतनी क्वांटिटी सप्लाई करेगी। तो ये चीज़ है यहाँ पे, इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व आ गया। तो ये हो गया फर्म का सप्लाई कर्व, हो गया इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व। तो ये तो हमने बात कर ली कि शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व कैसा दिखाई देता है, एक इंडिविजुअल फर्म का भी और साथ साथ पूरी की पूरी इंडस्ट्री का भी, दोनों का देख लिया। अब समझते हैं लॉन्ग रन सप्लाई कर्व को। अब आप लोगों को पहले चीज बता दूं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हम नहीं बना सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। बात ऐसा भी होता है कि भैया फिर लिखा क्यों है टॉपिक है, फिर क्या पढ़ा होगा इसमें। देखो इसमें कुछ ये समझेंगे कि हम लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्यों नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग रन में फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स का पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है कि कितनी फर्म्स एंटर कर रही हैं, कितनी फर्म्स एग्जिट कर रही हैं। लॉन्ग रन में कॉस्ट का पता करना ये मुश्किल होता है कि कौन से लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कौन से लोग जो है पुअर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या फिर आउटडेट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। कुछ फर्म्स ऐसी भी होती हैं जो कहीं ना कहीं स्किल्ड वर्कर्स को हायर करती है ताकि कॉस्ट मिनिमम आए, कुछ किसी को भी हायर कर लेती हैं जिसकी वजह से कॉस्ट राइज कर जाती है। तो इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है फर्म की कॉस्ट पे भी, फर्म की सप्लाई पे भी। तो इसलिए जो है ना हम लॉन्ग रन का सप्लाई कर्व जल्दी से नहीं बना सकते। वैसे फिर भी मैं आपको इस चीज़ का फाइनल आंसर दे देता हूँ कि ये चीज़ जो है ना वो उस पर डिपेंड करती है कॉस्ट पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंडस्ट्री का, किसी फर्म ए का जो कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग कॉस्ट है, यानी कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, तो उसका जो सप्लाई कर्व है वो ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। किसी का जो अगर कॉस्ट है वो क्या है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग है, तो उसका जो सप्लाई कर्व का स्लोप होगा वो भी नेगेटिव स्लोप होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग स्लोप होगा। और अगर मैं बात करता हूँ कांस्टेंट है, कॉस्ट ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो ऐसे केस में सप्लाई कर्व भी कांस्टेंट होगी। तो ये तीन मेन बातें ध्यान रखना लॉन्ग रन सप्लाई कर्व के बारे में। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। अब समझते हैं इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी। तो लॉन्ग रन वुड बी इन इक्विलिब्रियम एट मिनिमम पॉइंट ऑन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो हम सब जानते हैं कि जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट से काम नहीं चला सकते, ठीक है, ना ही हम सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से काम चला सकते हैं। हमें यहाँ पे एवरेज कॉस्ट लेना पड़ेगा, वो भी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, क्योंकि हम सबको पता है लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता, कुछ भी फिक्स्ड फंक्शंस ही नहीं होते, कुछ भी फिक्स्ड इनपुट नहीं होते, सब कुछ वेरिएबल होता है। और सब कुछ वेरिएबल होता है तो हमें टोटल कॉस्ट का ध्यान रखते हुए इक्विलिब्रियम डिसाइड करना पड़ेगा। तो लॉन्ग रन वुड बी इन इक्विलिब्रियम एट मिनिमम पॉइंट ऑन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट LRAC कर्व। जो इसका मिनिमम पॉइंट होगा वो हमारा बनेगा, उसमें देख चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स में। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, जब हम बात करते हैं LMC की, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व पासेस थ्रू द मिनिमम पॉइंट ऑफ LRAC। जब वो पास करता है मिनिमम पॉइंट ऑफ LRAC, फर्म इक्वेट्स MC विद प्राइसेस। और जो फर्म है वो प्राइस के साथ अपने आप को इक्वेट करता है टू डिटरमाइन इट्स इक्विलिब्रियम, ताकि वो अपने इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कर सके। सो इन लॉन्ग रन फर्म्स वुड बी प्रोड्यूसिंग ओनली एट वन पॉइंट। तो लॉन्ग रन में जो फर्म है वो सिर्फ अपने एक पॉइंट पर ही प्रोड्यूस करेंगी, वेयर LRAC इक्वल्स टू LMC, जहाँ पे LRAC किसके बराबर होगा, LMC के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा। तो वी कैन नॉट डिराइव द लॉन्ग रन कर्व, जहां पे हम लॉन्ग रन कर्व को
वी कैन नॉट डिराइव द लॉन्ग रन कर्व ऑफ द इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री के बाय हॉरिजॉन्टली समिंग अप, उसको सम करके हम यहाँ पे नहीं कर सकते, समिंग अप द एग्जिस्टिंग फॉर्म्स आउटपुट, एग्जिस्टिंग फॉर्म के आउटपुट। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, जब हमें यहाँ पे एक तरह से इंडस्ट्री का सप्लाई का बनाना था, तो हमने जो भी शॉर्ट रन फॉर्म्स थी उन सबका सप्लाई का ऐड कर लिया, लॉन्ग रन का बन गया। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा भी नहीं कर सकते, तो वी कैन नॉट डिराइव द लॉन्ग रन कर्व ऑफ द इंडस्ट्री बाय हॉरिजॉन्टली समिंग अप द एग्जिस्टिंग फॉर्म आउटपुट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, इन सारे रीजंस की वजह से। पहला क्या आता है, फर्म्स इन लॉन्ग रन प्रोड्यूस ओनली एट वन पॉइंट मिनिमम ऑफ LRAC। तो जो लॉन्ग रन में फर्म होती है वो कहाँ प्रोड्यूस करती है, जो मिनिमम पॉइंट होता है LRAC यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट का, वेयर LRAC इज इक्वल टू LMC, जहाँ पे LRAC यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट, LMC यानी कि लॉन्ग रन मार्जिन कोस्ट के इक्वल होता है। सो एंटायर LMC जो पूरा का पूरा लॉन्ग रन मार्जिन कोस्ट है डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। तो आप पूरे के पूरे लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट को एक तरह से फर्म का सप्लाई कर्व नहीं बोल सकते। तो पहली दिक्कत तो ये आई सबसे बड़ी, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे मिनिमम पॉइंट ले रहे हैं उसका जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पूरे LMC का खेल ही खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, नंबर ऑफ फर्म्स इन द लॉन्ग रन डज नॉट रिमेन फिक्स। नंबर ऑफ जो फर्म्स हैं वो कभी भी फिक्स नहीं रह पाती हैं बिकॉज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री और एग्जिट की वजह से, डिपेंडिंग अपॉन प्राइस एंड डिमांड कंडीशंस, क्योंकि प्राइस और डिमांड फंक्शन भी इन्हें अफेक्ट करते हैं। ये चीज भी एक कारण बनती है जहां पे हम लॉन्ग रन सप्लाई कर्व को नहीं दिखा सकते हैं। तीसरी और आखिरी चीज क्या आती है, विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री का साइज बढ़ रहा है ये भी चीज अफेक्ट करती है, और यही नहीं बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं, इकोनॉमीज हैं जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं सप्लाई कर्व। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि किसी फर्म की कॉस्ट ज़्यादा सकती है लॉन्ग रन में, किसी फर्म की कॉस्ट बहुत कम आ सकती है। यहाँ तो हम वो मान के चलते हैं, जूम करके आइडेंटिकल है, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता भाई लॉन्ग रन में किसी एक फर्म ने कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी कर ली हो, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी को इनोवेट कर लिया हो जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बहुत कम आ रही है, अच्छे लेबर यूज़ कर रहे हैं, अच्छी स्किल्स यूज़ कर रहे हैं। बहुत से फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से कॉस्ट कम आती है, और ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका उल्टा करना चालू कर दो, अनस्किल्ड वर्कर रखे हुए काम करने के लिए, ठीक है, इसके अलावा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो इन सब तरीकों से क्या होता है, फर्म की कॉस्ट बढ़ती है। और जब फर्म की कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग स्लोप का सप्लाई कर्व होगा, और जब कॉस्ट कम होगी तो डिक्रीजिंग स्लोप का सप्लाई कर्व होगा, और जब कांस्टेंट कॉस्ट होती है तो कांस्टेंट ही रहता है सप्लाई कर्व। ठीक है, तो ये चीजें थी जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी कि सप्लाई कर्व किस तरीके से काम करता है, और सप्लाई कर्व लॉन्ग रन में कैसा होता है तो हमने देखा, शॉर्ट रन में कैसा होता है, शॉर्ट रन में, और हमने दोनों में चीज समझी कि फर्म में और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया है, और ये था हमारा इस यूनिट का आखिरी टॉपिक जो हमें डिस्कस करना था। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट के बारे में, यानी कि इस कंप्लीट सीरीज का आखिरी चैप्टर, आखिरी यूनिट, और ब्लॉक 3 हमारा उसी के साथ क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारी वीडियो समझ में आ रही है। फिर भी किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट बच जाए ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। और मैं हर एक सीरीज के बाद एक डाउट सीरीज जरूर बनाया करूंगा, ठीक है, जहां पे मैं सारे डाउट्स डिस्कस करूंगा। पर वो जब करूंगा जब आप मुझे डाउट्स भेजोगे कि हाँ भैया इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, इस टॉपिक को या तो क्वेश्चन करवा दो या फिर उस टॉपिक को दोबारा समझा दो। ठीक है, तो हम ऐसे सेशन जरूर क्या करेंगे हर एक सीरीज के बाद, जहां पर हम सारे डाउट्स को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों को एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतारना है उतार सकता है, नोट्स के लिए आप इस नंबर पर जाके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।